यस। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन पहले किया था। न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। टू लिक्विड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी form an ideal solution at 30 degrees Celsius. The vapor pressure of solution vapor pressure of solution 2 mole of capital A and 3 mole of capital B is 600 mm of mercury, but if 1 mole of capital A and 4 moles of capital B are mixed, then the vapor pressure of solution formed is 620 mm of mercury. 620 mm of mercury. What is the vapor pressure? What is the vapor pressure of pure capital A and प्योर कैपिटल बी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि दो लिक्विड है बच्चों, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दोनों को बच्चों मिलाया है और यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, हालांकि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सिंपल सा स्टेटमेंट यही है कि अभी आप ये समझो कि पूरी तरीके से मिसबेल है ये। ठीक है, दोनों जो एटम है ए और बी, जो भी लिक्विड्स हैं, उनके साइज बच्चों लगभग इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वो भी सब इनके दोनों के बराबर है ना, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी इसके जस्ट बाद हम एक्सप्लेन करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है। दोनों को बच्चों मिक्स किया है 30 डिग्री सेल्सियस पे। फिर बोला कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 2 मोल्स कैपिटल ए के हैं एंड 3 मोल्स बच्चों कैपिटल बी के आपको दे रखे हैं। ठीक है, और जो वेपर प्रेशर है मिक्स करने के बाद वो बच्चों इसका आया 600 mm ऑफ मरकरी। फिर उसने बोला एक कंडीशन लगा दिया, बट लेकिन इफ 1 मोल ऑफ कैपिटल ए एंड 3 मोल्स ऑफ कैपिटल बी मिक्स हो रहे हैं, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म तब बेटा बना है 620 mm ऑफ मरकरी। तो कहीं ना कहीं 600 से 620 अधिक है। फिर उसने बोला कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। प्योर ए और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में दो लिक्विड के बारे में बात करी गई है कि भाई जब इनिशियली डिफरेंट मोल्स थे, 2 मोल्स थे, 3 मोल्स थे, तब मैंने मिक्स किया उसी 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का 600 mm ऑफ मरकरी। जब मैंने मोल्स घटाई बेटा चेंज किए, 1 मोल लिया कैपिटल ए का, 4 मोल लिया कैपिटल बी का, तो उसमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 620 mm ऑफ मरकरी आया। तो अभी ये दोनों दो इक्वेशन बन जाएंगे, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, दो इक्वेशन बनने वाली है। अब उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या निकालना है कि जो प्योर ए और जो प्योर बी है ना, उसका आपका वेपर प्रेशर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर? तो चलते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो इक्वेशन जो मिलेंगी, हालांकि आपको पता है कि जो रॉल्स लॉ वही फॉलो किया जाएगा। पीटी इज इक्वल टू, दो कंपोनेंट हैं तो इक्वल पी नॉट इंटू एक्स प्लस यहां से हो जाएगा आपका पीबी नॉट प्योर का इंटू आपका हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, तो अब ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर निकालते हैं उसकी तो इक्वेशन ये है, आइडियल है दोनों। तो पहली इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी कि भाई टोटल प्रेशर था 600,
है ना। उस केस के अंदर पी नॉट आपको निकालना है। एक्स ए की वैल्यू मोल फ्रैक्शन, उसमें एक के मोल से 2 मोल कैपिटल ए के थे, कैपिटल बी के 3 मोल थे, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। नीचे एडिशन कर देंगे ना प्लस, पीवी नोट आपको नहीं पता निकालना है, एक्स बी बटा क्या होगा 3 मोल से कैपिटल बी के, तो 3/5। ये बच्चों बन गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह सेकंड में क्या था, बट लगा के सेकंड कंडीशन क्या थी कि 620 जो प्रेशर निकल रहा था टोटल सॉल्यूशन का, उस समय भी आपको पी ए नॉट के बारे में नहीं पता, लेकिन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ए के बच्चों मोल्स कितने थे, बी के मोल्स कितने थे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरे बताओ बच्चों, ए के मोल्स कितने थे, 1 मोल था। तो आपका कितना हो जाएगा 1/, ए के मोल 1 थे, बी के मोल 4 थे, तो नीचे आपका 5 आ जाएगा, प्लस यहां से हो जाएगा आपका पीबी नॉट, और बी के बच्चों मोल से 4/5, ये हो जाएगी आपके यहाँ से सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन मिल गई हैं, तो सॉल्व करना आसान है। आप सिंपल इन्हें डिवाइड कर सकते हो और उसके हेल्प से भी आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मुझे पी ए नॉट चाहिए, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो हम क्या करें, इसको अपन डिवाइड कर दो, 600/120 कर दो, इधर आपका ये जो टर्म दिख रहा है इसका, इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ऑन डिवीजन इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आप टर्म कैंसिल कर सकते हो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आप 2 से कैंसिल कर दो तो ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यूज लेके भी सॉल्व कर सकते हो ना, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको डिवाइड बाई 31, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2p नॉट, ये 5 कैंसिल, यहाँ से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप 1/5 कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर लो सीधा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2pa नॉट प्लस में 3pb नॉट। ठीक है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं, pa नॉट प्लस 4pb नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका बेटा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। ठीक है, आप इसके साथ इससे मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वहां से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो पी ए नॉट और पीबी के टर्म में आपको मिल जाएगी। एक साइड पी ए नॉट लेके जाओ, एक साइड पीबी नॉट लेके जाओ, तो एक तरफ आपको मिल जाएगा 27, सॉल्व करना, 27 पीबी नॉट दैट इज इक्वल टू 32 पी ए नॉट। ठीक है, ये मिलेगा। बाकी आपको यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो कि 27 डिवाइड बाई इधर 32 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इधर हो जाएगा पी ए नॉट डिवाइड बाई पीबी नॉट। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको आंसर यहाँ से दिख गया कि बच्चों जो रेशियो दिख रहा है पी ए नॉट 27, पीबी नॉट आपका 32, तो जो आपको ऑप्शन टिक करना होगा वो यहाँ से टिक करना होगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको स्टार्ट करना है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे रखा हो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ बच्चों में ले लेते हैं आइडियल, एक तरफ ले लेते हैं नॉन आइडियल, दोनों को एक साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, टेबल बनाते हैं उसी की हेल्प से। इधर आपका आइडियल सॉल्यूशन और इधर बच्चों मैंने लिया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो जब आइडियल सॉल्यूशन की बच्चों बात करते हैं तो मैं स्टेटमेंट डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, व्हेन two components are mixed, then intermolecular force of attraction या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं, चलो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट चेंज्ड, मतलब कि बेटा प्योर स्टेट के अंदर जो ए होगा, भाई मान लो दो आपके कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट आपका बी है, दोनों को बच्चों बार बार मिक्स कर रहे हैं, तो जो ए कंपोनेंट होगा इसके प्योर स्टेट के अंदर बच्चों इंटरेक्शन ये है, ए और ए के साथ दिखाया मैंने, प्लस
जो बी कंपोनेंट है उसका प्योर स्टेट के अंदर बच्चों कंपोनेंट के अंदर कुछ आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ इस तरीके से। तो जब दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो रिजल्ट जो बनेगा, तो जो रिजल्ट आपका फोर्स अट्रैक्शन कैसे बच्चों, यहाँ से क्या होगा, मैंने ए निकाला इन दोनों से, यहाँ से मैंने बी को निकाला और ए प्लस बी को मिक्स किया, तो बच्चों यहाँ से बन गया ए बी। तो इसका मतलब ये है कि जब ए बी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये सॉल्यूशन है, ये आपका पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है। इसका बेसिक मतलब ये है कि प्योर कंपोनेंट के फेज में दो आपके यहाँ से रिएक्टेंट हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो इनिशियली इनके जो आपके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं ए और ए के साथ, बी और बी के साथ प्योर स्टेट में, जब उन दोनों की वैल्यूज को ऐड किया गया प्योर स्टेट की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, तो रिजल्टेंट जो आपका निकल के आया सॉल्यूशन के फेज में, जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो वैल्यू दोनों जगह बच्चों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। इसको हम बिल्कुल बोलेंगे दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा केस दिखता है तो डेफिनेटली उसको हम आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सभी को बात समझ में आ रही है? इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ आइडियल सॉल्यूशन के केस को कि बच्चों मान के चलो एक बीकर है इस तरीके से, ठीक है। इस बीकर में मान लिया बच्चों कैपिटल ए कंपोनेंट है, जिसको लिया मैंने सॉल्वेंट, प्लस बच्चों एक बीकर और ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस बीकर के अंदर बच्चों बी कंपोनेंट है, जिसको मैंने बच्चों बोल दिया यहाँ पे सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ से बच्चों सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद बच्चों रिजल्टेंट एक बीकर लिया। इस बीकर में आपको कंपोनेंट बच्चों क्या क्या मिलेंगे भाई, इन दोनों को मिक्स कर देना ए और बी को, इस ए और बी दोनों बीकर को। तो यहाँ से रिजल्टेंट बच्चों क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब ये ए और बी जो बना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जो इंट्रैक्शन है, मतलब जो आपका फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट, बिटवीन सॉल्यूट का मतलब है कि ए और ए के साथ, ए और ए, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ए और ए, ये प्योर कंपोनेंट है। इसी तरीके से बच्चों बी और बी के साथ जो आपका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, मैं बी और बी लिखता हूँ एक सेकंड, यस, यहाँ से बी और बी, ये प्योर स्टेट के अंदर बेटा कंपोनेंट है, ठीक है। तो इनका जो आपका इंट्रैक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो रिजल्टेंट जो बेटा इक्वल आएगा, वो आपका ए और बी, जब ये सोल्यूशन के फेज में चला जाएंगे, जब प्योर कंपोनेंट आपस में बच्चों मिक्सअप हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकलेगा, वो ऊपर वाली वैल्यूज के एडिशन करने के बराबर निकलेगा। समझ में आ गया सभी को? क्लियर? मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट प्लस फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट इज इक्वल टू फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बात समझ में आ गई? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आप इस तरीके से बोल सकते हो बेटा। क्लियर पॉइंट? पहला पॉइंट क्लियर आइडियल को लेके? बताओ भाई सभी लोग बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल को लेकर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेटा ऐसा नहीं मिलेगा। वहां पे आपका जो इंट्रैक्शन होगा वो कहीं ना कहीं बेटा आपका चेंज होगा, ठीक है। वहां पे चेंज नहीं हुआ था, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर चेंज्ड। यहाँ बच्चों आपका चेंज्ड होगा, जो भी आपका इंट्रैक्शन होगा, जो भी फोर्सेस होगा, मतलब ये प्योर आपका कंपोनेंट है, ठीक है, उसका आपका इंट्रैक्शन, ये दोनों बच्चों प्योर हैं, ठीक है, प्योर स्टेट के अंदर है। इसकी वैल्यू या तो बेटा आपकी ज्यादा होगी, दोनों का जो एडिशन निकल के आ रहा है, या बच्चों इसकी वैल्यू कम होगी, इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल हो गया ना, ये प्योर स्टेट वाला सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए सॉल्यूट, ये सेकेंड वाला बी है, इसको मान लिया मैंने सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्योर स्टेट के अंदर जो इंट्रैक्शन था, अगर उसकी वैल्यू बच्चों या तो अधिक होगी, ठीक है, या तो वैल्यू बच्चों कम होगी, इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल हो जाएगी तो आइडियल बन जाएगा ना, या तो बच्चों ग्रेटर होगी या फिर आपकी लेस होगी। किससे बच्चों? वो आपका जो सोल्यूशन वाला फेज होगा ए बी इंट्रैक्शन से, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन वाला फेज। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो यहां से बच्चों देखने को मिलेगा आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी। पहला पॉइंट क्लियर सभी को? बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? यस, यहां तक? ओके, सेकेंड पॉइंट लेते हैं बच्चों। यस, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बच्चों लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन को लेके। बिल्कुल, सेकेंड पॉइंट में जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बच्चों हम डिस्कशन करने वाले हैं वॉल्यूम को लेकर, कि जब हम
सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, मैंने बच्चों मान के चलो इनिशियली 2 बीकर लिए, एक में सॉल्यूट था बच्चों यहाँ पे 20 ml, यहाँ पे था 30 ml, ठीक है। यस, दोनों को बच्चों मैंने मिक्सअप किया, यहाँ से रिजल्टेंट एक बना बीकर जिसके अंदर बेटा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, अगर वो आइडियल वाला केस होगा। तो अगर बेटा आइडियल वाला केस होगा तो उस केस में आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा इसका अमाउंट आपका 50 ml होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन that is equal to volume of solute plus volume of solvent plus volume of solvent। मतलब कि बेटा जो प्योर स्टेट के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम था, अगर मैंने उनकी वैल्यूज को ऐड किया तो रिजल्टेंट आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ रहा था उसकी वैल्यू आपकी इक्वल निकल के आएगी, अगर वो आइडियल केस को डिफाइन कर रहा होगा। सभी को बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इस केस में बच्चों हम आइडियल सॉल्यूशन वाले केस में हम लोग डेल्टा बी मिक्स जो आपका सॉल्यूशन की हम लोग जो मिक्सिंग कर रहे हैं उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा बी मिक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा बी मिक्स का मतलब बेटा चेंज है, डेल का मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो जो भाई प्रैक्टिकली ले लो, थियोरेटिकली ले लो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हमने यही पाया कि अगर वो आइडियल सॉल्यूशन वाला केस है तो वहां पे आपकी जो इनिशियल स्टेट में जो वॉल्यूम था, प्योर कंपोनेंट का जो वॉल्यूम था उसको अपन ने ऐड किया और जो रिजल्टेंट पाया गया मैंने प्रैक्टिकली उसको मेजर किया, तो भाई साहब दोनों के वैल्यू बराबर निकल के आ रही। सभी को बात क्लियर हो रही है? तो ये डेल्टा बी मिक्स का मतलब चेंज, जो चेंज इन मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या होगी? 0। कोई भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी को बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल वाले केस में तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो डेल्टा बी मिक्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो कभी इक्वल 0 नहीं होगी, है ना, वो आपकी नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। मतलब वहां पे जो चेंज होगा वो आपको देखने को मिलेगा, परफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया सभी को? या तो वैल्यू बच्चों कम हो जाएगी या फिर वैल्यू आपको ज्यादा हो जाएगी, इक्वल नहीं होगी। बस इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने फिर से 2 बीकर लिए, इसमें 20 ml था, इसमें 30 ml था, दोनों को अपन ने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट बीकर बनेगा या तो बच्चों वहां पे वैल्यू क्या होगी? 50 से अधिक होगी, ठीक है, या फिर आपकी जो वैल्यू होगी वो 50 से लेस होगी। अब ये बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू बेटा 50 से अधिक होगी या फिर 50 से आपकी कम होगी, मतलब एग्जैक्ट 50 नहीं होगी, 50 हो जाएगी तो उस केस में वो बेटा बन गया आपका आइडियल सोल्यूशन वाला कैटेगरी। अदरवाइज मोर होगी या फिर लेस होगी तो दिस इज ए केस ऑफ नॉन आइडियल केस, तो फिर वो नॉन आइडियल कैटेगरी में चला जाएगा। अब ये बात सभी को समझ में आ रही है? इसको और मैं बेहतर ढंग से आपको बता पाऊं तो आप ऐसे भी समझ लो वॉल्यूम को लेके कि बच्चों जो डेल्टा बी मिक्स जो लिखते हैं ना वो होता है बी एक्सपेरिमेंटल माइनस बी थ्योरेटिकल। आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, बी एक्सपेरिमेंटल माइनस बी थ्योरेटिकल। जो वैल्यू निकल के आती है, जो चेंज होता है उसको बच्चों बोलते हैं डेल्टा बी मिक्स। तो हम लोग फिर से वही बीकर लेते हैं कि इस बीकर में बच्चों ए कंपोनेंट है, ये ए कंपोनेंट है, इसका 40 ml था। फिर से एक बीकर लिया बी, इसके अंदर बच्चों था आपका 50 ml। दोनों अपन ने दोनों कंबाइन किया, तो कंबाइन किया यहीं पे कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने के बाद बच्चों जो रिजल्टेंट मिला, ये जो आपको सॉल्यूशन मिला, इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी आ गई? 90, 40 प्लस ये 50 मिला के 90 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो ऊपर 40 है, 50 है, इक्वल टू 90, तो बेटा आइडियल वाला केस होगा। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? और यहाँ पे जो डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू बच्चों क्या होगी? 0। और 0 कब निकल के आएगी? कि जब बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो थियोरेटिकल वैल्यू है दोनों बराबर आ जाए। तो हमने एक बार मेजर किया, एक बार हमने मैथमेटिकली निकाला। हम कॉपी पेन लेके सॉल्व करते हैं कि भाई एक की वैल्यू 40 है, दूसरी की वैल्यू 50 है, दोनों को मिला दिया सर तो यहाँ पे 90 आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज थियोरेटिकली, जिसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम सामने कर रहे हैं, हमारे पास लीटर है, कंटेनर्स है, ये इसमें रीडिंग बच्चों यहाँ पे 40 ml की है, यहाँ पे रीडिंग 50 ml की है, रिजल्टेंट बच्चों रीडिंग यहाँ पे 90 ml की है। तो ये आपके हो एक्सपेरिमेंटल। जब दोनों को चेक किया तो यहाँ भी 90 आया और यहाँ भी 90 मिला,
तो एक्सपेरिमेंटल माने थ्योरेटिकल दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन कैटेगरी। बट नॉन आइडियल वाले केस में या तो वैल्यू बच्चों 90 नहीं मिलेगी, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे ए बी को, तो इन केस ऑफ नॉन आइडियल या तो वैल्यू बच्चों उसकी 85 मिले या फिर वैल्यू बच्चों उसकी 92 मिले, मतलब अधिक मिले या कम मिले, 90 नहीं मिलेगी। ये देखो 90 से कम हो गई या फिर ये वैल्यू 90 से ऊपर चली जाए, समझ में? तो दिस इज द केस ऑफ नॉन आइडियल। कोई कंफ्यूजन बताओ बच्चा? अब डेल्टा बी मिक्स यहाँ पे जीरो तो आएगा ही नहीं ना, बिल्कुल इजी है ना। कैसे भाई, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 90 आएगा भाई, 40 प्लस 50 मिला के 90, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंट आपने किया तो 90 निकल गया। बट थ्योरेटिकल वैल्यू बच्चों जो आ रही थी ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं चेंज मिलेगा। मेरी या मतलब भाई कहीं ना कहीं कुछ लिक्विड एवेपोरेट हो गया, कुछ लिक्विड एवेपोरेट हो गया, या कुछ एक्स्ट्रा वहां पे कहीं एक्सपेंशन कुछ तो मॉलिक्यूल्स के साथ हुआ, कहीं कोई आपका कहीं ऐसा कि भाई वॉल्यूम वगैरह कुछ इंक्रीज हो गया, तो कहीं वॉल्यूम बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम एटॉमिक इंटरेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई, कुछ डिफरेंट रिएक्शंस हो गए, तो वॉल्यूम आपका ये तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो उसी केस में डेल्टा बी मिक्स आपका जो होगा वो क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। अभी समझ में आ गया? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तीसरा फेज, प्रेशर को लेके। तो प्रेशर को लेके बच्चों वही कहानी है कि डेल्टा पी मिक्स इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो डेल्टा पी मिक्स इज इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा पी मिक्स का मतलब वही है चेंज, तो डेल्टा पी मिक्स इज इक्वल टू पी एक्सपेरिमेंटल माइनस पी थ्योरेटिकल। बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, थ्योरेटिकल यहाँ लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल यहाँ लिखते हैं, फिर बोलते हैं सर मैंने तो सही किया था, फॉर्मूला ही नहीं आपको सही से आया, तो आपने सही कैसे किया? तो ये ध्यान रखो, एक्सपेरिमेंटल याद कैसे करना है वो भी समझ लो। ए बी सी डी ई फॉर एलिफेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट में ई पहले आता है अल्फाबेट में। टी फॉर ट्री, ट्री मीन पेड़, ये बाद में आता है, ये अल्फाबेट में पहले आता है। तो याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो ऐसे मैं भी याद रखता हूँ, ई फॉर एलिफेंट, आई आंख, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ई पहले आता है, टी बाद में, एक्सपेरिमेंटल में थ्योरेटिकल, उल्टा मत कर देना, नहीं तो आंसर ही उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हम वैल्यूज निकालते हैं ना कि पी एक्सपेरिमेंटल क्या है, पी थ्योरेटिकल क्या है, हम लोग बच्चों पार्शियल प्रेशर निकालना पड़े थे अभी, अरे प्रेशर निकालना पड़े थे ना, तो पी एक्सपेरिमेंटल बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। और पी थ्योरेटिकल बच्चों क्या है, पी थ्योरेटिकल तो बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं ना कॉपी पेन लिखे, तो वो क्या आता है, रॉल्स-रॉयस निकालो आप, पी ए नॉट इंटू एक्स माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? इस पूरी की पूरी जो वैल्यूज है, इस सबका मान बच्चों वैल्यू आएगी वो 0, तो इसे तो लिखा है डेल्टा पी मिक्स इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली डेल्टा जो पी मिक्स आएगा वो आपका 0 आएगा। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? आधे बच्चे यही गलती करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू को एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं, पहले तो फॉर्मूला गलत लिख दिया, अगर फॉर्मूला सही लिख भी दिया तो देखना क्या करते हैं, वो थ्योरेटिकल की वैल्यू को एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू को थ्योरेटिकल लिखते हैं, फिर तो कहते हैं मैंने सही किया। अरे सही कैसे किया, आंसर इन मैच कर रहा था सर, ऑप्शन गलत थे, ये नहीं पता कि हमने गलत लिख दिया। तो देखो जब ये आपको रॉल्स लॉ फॉलो करना है, तो रॉल्स लॉ वाली जो बच्चों वैल्यू है ये आपको थ्योरेटिकल बताएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में, बाकी एक्सपेरिमेंट आप सीधा कैलकुलेट कर लेना। अरे बात समझ में आई? कोई डाउट? दिस इज अ केस ऑफ आइडियल, दिस इज केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट बच्चों इन केस ऑफ नॉन आइडियल, तो डेल्टा पी मिक्स बेटा 0 नहीं होगा, या तो वैल्यू बेटा 0 से अधिक या फिर 0 से कम, ठीक है। मतलब यहां से जो प्रेशर होगा मिक्सिंग का, या तो बच्चों पॉजिटिव में आएगा या फिर वैल्यू आपकी नेगेटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव मतलब या तो प्रेशर बढ़ के आएगा या फिर प्रेशर कम होके आएगा। अरे याद हुआ बेटा, क्लियर हुआ सभी को? सारे पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई गलती नहीं इसमें होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लेते हैं बेटा, डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच का बताया है चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स ये बच्चों आता है 0, अगर बच्चों होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन का केस, ठीक है। अगर मैं डेल्टा बी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 लिख दूं, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 लिख दूं, 0 से अधिक या 0 से कम, तो ये बच्चों केस हो गया आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों लेते हैं स्पेशल केस है एक, जिसमें एंट्रोपी को लेकर डिस्कस करने वाले, ठीक है। एक स्पेशल केस लेते हैं, उस स्पेशल के अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, इक्वल टू 0 या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डेल्टा एक्स मिक्स जो होगा बेटा आइडियल वाले केस में, वो हमेशा आपका पॉजिटिव में आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव।
अगर बच्चों हम बात करते हैं डेल्टा एस मिक्स फॉर नॉन आइडल केस, ये तो हो गया आपका आइडल वाला केस। नेक्स्ट है नॉन आइडल वाला केस। तो इन केस ऑफ नॉन आइडल डेल्टा एस मिक्स बेटा यहाँ भी आपका पॉजिटिव में ही होता है, इंट्रोपी आपकी पॉजिटिव में ही मिलेगी। इंट्रोपी कभी भी आपको यहाँ पे नेगेटिव या जीरो में नहीं मिलेगी, वो पॉजिटिव में मिलेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। जैसे बच्चों एक कंटेनर है ए, दूसरा कंटेनर है यहाँ पे बी। इस बेटा फर्स्ट कंटेनर में यहाँ पे मैंने अमाउंट लिया है 40 ml, सेकेंड कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने लिया यहाँ पे 50 ml। तो बेटा बहुत ढंग से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें बहुत ही आसान है। देखो तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद बच्चों यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 ml हो जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना, ऊपर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप ये समझो बेटा कि भाई प्योर स्टेट में बेटा इसकी इंट्रोपी कितनी थी, एक ही इंट्रोपी बच्चों 40 ml पे डिपेंड करेगी। भाई 40 ml का मतलब क्या है भाई, 90 ml से तो कम ही है ना 40 ml, तो इसका कम होगा। अच्छा अगर बच्चों मैं प्योर स्टेट की अगर बात करूं बी को लेके, तो इसका बच्चों कितना था 50 ml, तो वो भी 90 से कम ही होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्योर स्टेट वालों की इंट्रोपी हमेशा कम होगी किसके, सॉल्यूशन के कंपेयर। सॉल्यूशन का बच्चों कितना होगा 90 होगा। तो डेफिनेटली इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इंट्रोपी बच्चों हमेशा पॉजिटिव में निकल के आती है। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल केस, तो फिर से मैंने वही ए भी लिया। ए का बच्चों जो आपका अमाउंट है वो आपका फिर से वही 40 ml लिया मैंने। बी का जो अमाउंट है उसको मैंने फिर से वही 50 ml लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अगर बच्चों नॉन आइडियल वाले केस हैं तो फिर भी आप देख लो इनकी जो वैल्यू होगी, या तो बच्चों मान लो वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी। घटने का मतलब मान लो 88 हो गई, कम हो गई, या वैल्यू मान लो बेटा बढ़ गई तो 92 या 91 हो गई समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। भाई दोनों को मिलाकर 90 आएगी ना। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल भाई वैल्यू तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे बढ़ेगी ना, वो इक्वल नहीं आएगी, वो 90 इक्वल नहीं आएगी। तो अब देखो ये 40 से तो बड़ा ही है ना 88, 50 से बड़ा है ना 88, 40 से बड़ा है ना 91, 50 से बड़ा है कि 91। तो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ नॉन आइडियल केस, तो आपका जो डेल्टा एस मिक्स होगा, जो चेंज इन एंट्रोपी होगी सॉल्यूशन की, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब घूमना फिरना, चलना फिरना मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो चलेंगे फिरेंगे ज्यादा। तो बेटा यहाँ पे जो डेल्टा एस मिक्स निकल के आएगा एंट्रोपी, वो डेफिनेटली यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या सभी को बात समझ में आई। बहुत से बच्चे यही परेशान होते हैं कि सर ये आपने दोनों जगह पॉजिटिव कैसे लिख दिया। डेफिनेशन में मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। डेफिनेशन तो पूरी दुनिया में सारी किताबों में छपी है, यूट्यूब पे पढ़ लो जाके, जाओ मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रॉल्स लॉ की तरफ, कि आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है, उस उनके साथ क्या होता है, कि भाई रॉल्स लॉ कहाँ पे फॉलो होता है, कहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो बच्चों में बोल देता हूँ कि जो आपका रॉल्स लॉ है वो एप्लीकेबल हो कहाँ होता है, रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। किसी भी रेंज का टेम्परेचर हो, किसी भी रेंज का प्रेशर हो, आपको आइडियल सोल्यूशन अगर दिख जाएगा तो उसके अंदर बेटा रॉल्स लॉ फॉलो होगा, ठीक है। और बेटा आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी कौन कौन से तरीके से पहचान होगी, प्रॉपर्टीज मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ सारी की सारी, जस्ट अभी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं केस ऑफ नॉन आइडियल केस, तो वहां पे होगा डजंट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है। तो व्हाट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वहां बच्चों आपका रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होता है। सभी को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत बताओ भाई। आइडियल सॉल्यूशन क्लियर। चलो तो यहां बच्चों हम लेने वाले हैं कंडीशन, ठीक है। कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो बच्चों दो लिक्विड मैंने मिक्स किए, एक बच्चों ए है एक बी है, दोनों कंपोनेंट है बच्चों प्योर में, दोनों को मिक्स किया बच्चों सी का फॉर्मेशन हो गया, सी इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, सी आपका सॉल्यूशन है। तो बच्चों में दो लिक्विड को जब मिक्स किया और आइडियल सॉल्यूशन अगर वहां पे बन रहा है तो वो कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। जैसे बच्चों पहली कंडीशन क्या होगी, ध्यान देना कि जो ए और बी इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी, ठीक है, बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। तो जब उनका स्ट्रक्चर एज वेल एज बच्चों पोलैरिटी वैल्यू अगर आपकी सेम होती है, तो उसके बाद जो बनने वाला जो कंपाउंड होगा, जो सी कंपाउंड बन रहा है यहाँ से सॉल्यूशन, तो
उसका जो मॉलिकुलर इन्वायरमेंट होगा, एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, मॉलिकुलर इन्वायरमेंट। तो मॉलिकुलर इन्वायरमेंट बच्चों जो होगा वो पूरी तरीके से आपका स्ट्रक्चर एज वेज पोलैरिटी के साथ मैच कर रहा होगा। मतलब उसका बेसिक मतलब ये है कि जब ए और बी अगर इन दोनों की पोलैरिटीज बच्चों सेम होती है, सिमिलर होती है, जब कोई सेम टाइप के लोग मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, तो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। नेचुरल प्रोसेस, आपको पता है बहुत बेहतरीन ढंग से। ठीक है। अब एक 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 दूसरे से अगर डिसिमिलर है तो प्रोडक्ट भी आपको डिसिमिलर ही मिलेगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स को मिलाएंगे अपन, पोलर के साथ पोलर मिलाएंगे तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो पोलर ही होगा। नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर मिलाएंगे तो उससे बनेगा प्रोडक्ट वो भी डिफरेंट होगा, तो उसको उनके जैसे मैच करेगा जो प्योर स्टेट वाले होंगे। आपको मेरी बात बेहतरीन समझ में आ रही होगी? ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आइडियल सोल्यूशन बन रहा है तो उस केस में जो स्ट्रक्चर्स है एज वेल जो पोलैरिटी है वो दोनों की कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बहुत सही। सेकंड बच्चों, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना होता है कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है कौन सी नहीं मैच करती है। सेकंड बच्चों, बोथ हैव सिमिलर मॉलिकुलर साइज। तो बच्चों इनके जो मॉलिकुलर साइजेज है वो सेम होने चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक बहुत बड़ा साइज का आइटम ले लिया, एक बहुत छोटे साइज का आइटम ले लिया, तो भी दिक्कत होने वाली है। तो हम जो भी यहाँ से मॉलिक्यूल्स लेने वाले हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर्स लेने वाले हैं, उनका साइज बच्चों कैसा होना चाहिए? लगभग सिमिलर साइज होना चाहिए, लगभग सिमिलर साइज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सिमिलर होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, लेकिन जो साइज कैसा होना चाहिए? लगभग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज वाले इंट्रैक्शन करेंगे मॉलिक्यूल्स तो आपको डेफिनेटली आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर बच्चों मैं बोल सकता हूं कि बोथ हैव आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वैल्यू बच्चों कैसी होनी चाहिए? लगभग सेम होनी चाहिए। तो यही तीन बेसिक कंडीशन है जो आपके आइडियल सॉल्यूशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करेंगी। सभी को बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चे को? बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स कि बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात हो जाए क्या आइडियल की सॉल्यूशन की। जैसे जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूं कि बेंजीन के साथ टॉलिन, बेंजीन के साथ टॉलिन बहुत अच्छा एग्जांपल है। सर बेंजीन में क्या होता है? एरोमेटिक पार्ट। बेंजीन में भी बेटा वही एरोमेटिक पार्ट। दोनों की प्रॉपर्टीज बच्चों काफी मैच करती हैं, तो ये अगर इनको मैं मिलाऊंगा तो बच्चों यहाँ से मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? आइडियल सॉल्यूशन। अभी पढ़ा है ना प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बोलूं आपसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, आप देख सकते हो तो बेटा दोनों जगह क्या है? बेंजीन है। ठीक है। और बाकी आपका एक क्लोरो है, ये आपका ब्रोमो है, लगभग सेम फैमिली से, सेम स्ट्रक्चर्स है, सेम पोलैरिटी है, बनेगा बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। मैं आपसे बोलूं बच्चों नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड, और प्लस में बच्चों बोलूं नॉर्मल ब्यूटाइल, और लिख दिया मैंने यहाँ पे ब्रोमाइड। तो आप देखो यहाँ से बच्चों क्या बनेगा? वही आइडियल सॉल्यूशन कैटेगरी बनेगी। ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ बेटा इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल, तो दोनों ही बेटा लगभग सेम फैमिली से हैं। तो ये सारे के सारे आपके आइडियल सॉल्यूशन को हम यहाँ से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। बेटा बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं। और भी ले सकते हो एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं। सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर सेम होना चाहिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यही है। या बच्चों मैं बोल दूं आपसे कि सपोज मैंने लिया यहाँ पे आपका साइक्लोब्यूटेन, प्लस ले लिया मैंने यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन, आप देख लो। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा? आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है पहचानने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। या फिर बच्चों मैं ले लूँ यहाँ से सपोज कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SiCl4, आप देख सकते हो। इन दोनों को बच्चों मिक्स करेंगे तो भी आइडियल सॉल्यूशन कैटेगरी बनेगी। नेचर सेम होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को बात समझ में आ गई? अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई जल्दी से। अरे डिफरेंस क्लियर हुआ बच्चों? चलो गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का बेटा
आसान से बनता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चों मान लेते हैं एक तरफ हम कंपोनेंट इधर बी, इधर हम बी ले लेते हैं, इधर हम ए ले लेते हैं, है ना। तो जिधर बी कंपोनेंट लिया है तो उधर बी की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम होगी, तो इधर आपका एक्स ए क्या हो जाएगा 0, इधर एक्स ए बच्चों क्या हो जाएगा मैक्सिमम 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो वैल्यू होगी वो आप देख सकते हो इस तरीके से, 0 है तो 0.5, 0.6, इस तरीके 0.9 अप टू 1 तक पहुंचेगा। तो इसका बच्चों ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। ये जो वैल्यू बच्चों आई एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बाद एक्स बी की वैल्यू बच्चों देखो, तो यहाँ एक्स बी बच्चों कितना हो जाएगा भाई, दोनों मिला के 1 होता है ना, तो यहाँ पे अगर एक्स ए 1 हो गया तो एक्स बी 0, तो यहाँ पे एक्स बी बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स बी आपका यहाँ पे मैक्सिमम 1 हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0 है। तो फिर से हम इधर से इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 0.9 तक पहुंच जाएगा। तो इसका बच्चों ग्राफ क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है ग्राफ, कुछ इस तरीके से बना लो, बाकी इन दोनों को आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर दो। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे ग्राफ बराबर जाना चाहिए, एक ऊपर नीचे क्यों होता है। तो ऊपर नीचे होने के पीछे बच्चों रीजन सिर्फ इतना है कि जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, सॉल्वेंट्स के बच्चों मोल्स क्या होते हैं, लिटिल बिट ग्रेटर होते हैं। बात समझ लो ध्यान से, सॉल्वेंट के जो मोल्स होते हैं वो, जैसे बच्चों मैंने माना यहाँ पे कि ए का पार्ट मैक्सिमम रहता है, एक्स इक्वल टू 1 चला गया, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर, ध्यान देना। तो मैंने बच्चों क्या बोला कि भाई एक्स की वैल्यू 1 जा रही है, तो ए को मैंने यहाँ पे क्या लिया बचा, सॉल्वेंट, ए को मैंने क्या ले लिया सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट के मोल्स अधिक होते हैं, और बच्चों यहाँ पे लिया मैंने बी, और बी के बच्चों अगर बी में लिया है आपका सॉल्यूट, और बेटा सॉल्यूट के मोल्स बच्चों डेफिनेटली कम होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जिसके मोल्स अधिक होंगे तो वहां पे जब मैं हीटअप करता हूँ ना, तो बच्चों ये जो इक्वेशन मैं प्रेशर को लेकर बना रहा हूँ, आपको पता है रॉल्स लॉ वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए बन जाएगी, ठीक है। दिस इज एक्स ए, 1 सेकेंड, ठीक है। और बाकी ये जो इक्वेशन जा रही थी इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहाँ से कि भाई दिस इज पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और रिजल्टेंट बच्चों ये पी टी हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, मतलब पी ए प्लस पी बी को मिलाया तो बच्चों पी टी निकल के आ गया। और पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर है बच्चों वो आपको पता है, हम लोग रॉल्स लॉ से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ एक तरफ थोड़ा सा ऊपर नीचे जाने के पीछे बच्चों वही रीजन है, नंबर ऑफ मोल्स, कि भाई सॉल्वेंट के पास मोल थोड़े अधिक होते हैं, सॉल्यूट के पास कम होते हैं, तो ग्राफ हल्का सा ऊपर शिफ्ट होता है, बराबर पे नहीं जाता है, ठीक। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं है, सब कुछ बराबर निकल के आता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर लिखता है वो डाइल्यूट, अगर वो क्वेश्चन में बहुत जगह लिखता है कि बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर उसने लिख के दे दिया है तो आपको बच्चों कंसीडर करना है कि वो आपका आइडियल सॉल्यूशन ही है। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर हाइपोथेटिकल कंपोनेंट देता है ए बी सी डी ई एफ कुछ भी इस तरीके से, अगर वो लिख के क्वेश्चन में कहता है आइडियल केस, आपको पहचानना है। तो क्या देखना है कि भाई क्वेश्चन में लिखा है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इज ए डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज ए डाइल्यूट तो डेफिनेटली बच्चों को लगभग आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन कैटेगरी को फॉलो करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ भाई, क्लियर। अगर डाइल्यूट बोल दिया है तो डाइल्यूट का मतलब भी बच्चों क्या है कि भाई डाइल्यूट का मतलब ये है कि जो आपका सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ही आपका एक्टिवेट, सॉल्वेंट ही अपनी परफॉर्मेंस को शो करेगा। भाई सॉल्यूट के मोल्स काफी कम हो जाएंगे, सॉल्यूट के नंबर्स भी काफी कम हो जाएंगे, तो इस केस में डोमिनेंट बच्चों कौन करेगा, सॉल्वेंट करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर। ओके, तो अब इस केस में आप समझ सकते हो कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बच्चों यहाँ पे मिनिमम डिफाइन करेंगे इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन भी लास्ट में होगा जो ए बी इंटरेक्शन डिफाइन किया जाएगा वो भी काफी मिनिमम हो जाएगा, तो जो चेंज निकल के आएगा उसकी वैल्यू भी काफी कम होगी, बहुत कम होगी। जब वैल्यू बेटा जो चेंज आएगा वो काफी कम आएगा तो डेफिनेटली वी विल कॉल के डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो लगभग बेटा आपके अप्रोक्सीमेटली आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, बताओ भाई सभी लोग। अब इसके बाद बच्चों रियल सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल। जो रियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, रियल सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रियल सॉल्यूशन को ही हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, क्लियर हो गया। अब बच्चों थोड़ा वेपर प्रेशर को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या फिर रियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो ये बात करते हैं नॉन आइडियल पे। तो भाई नॉन आइडियल के केस में दो ही चीजें निकल के आ रही थी कि बच्चों या तो वैल्यू बड़ी हो या फिर वैल्यू आपकी छोटी हो।
अब वैल्यू बड़ी और छोटी होने के पीछे बेटा दो चीजें बन जाएंगी। अगर वैल्यू बड़ी होती है तो उससे एक कॉन्सेप्ट बनेगा, एक वैल्यू छोटी होती तो उससे बनेगा। मतलब जो रियल सॉल्यूशन है या जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ को तो फॉलो करते ही नहीं है भाई। रॉल्स लॉ को तो बिल्कुल भी किसी भी लिमिट तक आपको ये फॉलो ही नहीं करते हैं। रियल सॉल्यूशन है फिर जो आइडियल सॉल्यूशन है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि बच्चों जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी नॉट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं बच्चों, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, आइडियल वाले केस में बच्चों क्या था? आइडियल वाले केस में यही था ना कि हम लोगों ने उसको रॉल्स लॉ से सॉल्व करें या उसको हम प्रैक्टिकली उसको निकालें, तो दोनों वैल्यूज बच्चों लगभग बराबर निकल के आती है इन केस ऑफ आइडियल। बट यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि भाई जो ऑब्जर्व है जो कैलकुलेटेड है उन दोनों की वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी। भाई ऑब्जर्व का मतलब बेटा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और कैलकुलेट का मतलब जो थियोरेटिकल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, थियोरेटिकल। अच्छा, या फिर बच्चों बोल सकते हैं हम लोग कि भाई जो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट हम इसी से रिलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कैलकुलेटिव बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर लिक्विड के बारे में हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को लेकर भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर, ठीक है, जो किसी भी लिक्विड को बेटा क्या करता है, बॉइल करता है, गैसेस फेज में चेंज करता है। तो इसका मतलब भी वही हो गया कि बेटा जो आपका एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट है या जो थियोरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बराबर नहीं होगी। अगर बराबर नहीं होगी तो दो टाइप की आपको चेंज मिलेंगे। तो इस टाइप के केस बेटा नॉन आइडियल वाले केस के अंदर आपको दो टाइप के डेविएशन मिलेंगे, ठीक है। एक जो डेविएशन मिलेगा उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या है कि जो वैल्यू बेटा बढ़ के आ रही थी, आपको पता है ना, 90 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 में 92 लिखा था, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि भाई 40 प्लस 50 एक लिखा मैंने 82 लिख दिया, तो वैल्यू कहीं ना कहीं छोटी हो जा रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, वहां वैल्यू आपकी कम आ रही थी। अच्छा, तो अब यहाँ से दो केस आपको देखने को मिलेंगे। अरे बताओ भाई, सभी को बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्लियर? बताओ भी जल्दी से। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की तरफ हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला केस हम लोग लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब जो रॉल्स लॉ तो बेटा आइडियल केस है। अब ग्राफ तो वही बनेगा, बट वहां पे डेविएशन पॉजिटिव कैसे होगा इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं बेटा, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड then intermolecular forces are decreased, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डिक्रीज, ठीक है। जिसमें बच्चों हम बोल रहे हैं कि बेटा ए और बी, पहले प्योर स्टेट को ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों लिया ए और ए, प्योर स्टेट का इंटरेक्शन, प्लस बच्चों बी और बी, प्योर स्टेट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। इसकी वैल्यू बच्चों अधिक हो रही है किससे, सोल्यूशन में जो इंटरेक्शन मिल रहा था ए और बी का। तो वैल्यू बच्चों क्या हो रही है भाई, इससे कंपेरिजन में ये वाली वैल्यू बेटा डिक्रीज हो रही है ना, समझ में आ रहा है। और वैल्यू अगर बच्चों डिक्रीज हो रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर इंटरेक्शन का डिक्रीज हो रहा है, तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। अरे बताओ भाई, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ सभी लोग। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि सर कोई ऐसा कोई एग्जांपल दिया जाए जिससे थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो देखो, इसका इंटरेक्शन, इसका जो एग्जांपल बच्चों में दे सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, C2H5OH एथनॉल प्लस बच्चों लिया है मैंने एन हेप्टेन। ध्यान देना, आप समझ सकते हो कि हेप्टेन बच्चों एल्केन फैमिली का है, ये बेटा एल्कोहल फैमिली का है, दोनों की फैमिली डिफरेंट है। जब दोनों की फैमिली डिफरेंट है तो बेटा आइडियल तो बन ही नहीं सकता, नॉन आइडियल हो सकता है। अब नॉन आइडियल वाले केस में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वो समझने वाली बात है। तो यहाँ बच्चों एक बात हम बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, ध्यान दो, मैं एक आपको रिलेशन लिखता हूँ। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बिल्कुल बात बेटा ध्यान समझो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वैल्यू कम होगी तो बच्चों वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे बताओ भाई, भाई जब मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो जब इंटरेक्शन कम होगा तो थोड़ी सी हीट पे बहुत सारा पेपर बनाएगा। अब बात समझ में आ रही है? क्लियर? भाई इंटरेक्शन तो है ही नहीं है ना, तो आराम से मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे बेटा वेपर्स की फेज में। अरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरेक्शन की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो उसका मतलब सीधा सा यही है कि उसका जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। और अगर बच्चों वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो उस केस में जो डेल्टा पी मिक्स होगा उसकी वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अरे बेटा कॉमन सेंस बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपन, बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, अब मैं यही बोलूं कि बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरेक्शन की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे कम हो रही है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका मतलब जो डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। भाई अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, डेल्टा बी मिक्स होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अब ना क्वेश्चन इज कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है एग्जोथर्मिक, तो डेल्टा एच पे चलो, तो डेल्टा एच मिक्स होगी उसकी वैल्यू भी बच्चों क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा एच मिक्स अगर बच्चों पॉजिटिव आ गया तो हमें प्रॉपरली दिख रहा है कि ये प्रोसेस बच्चों कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। अरे बताओ भाई, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू अगर बेटा जीरो पॉजिटिव आ जाती है तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। अभी एंडोथर्मिक होगी तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भाई जो इंट्रैक्शन है ना वो किस तरीके से आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नीचे वाला पॉइंट समझ में आया कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंट्रैक्शन वीक तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, डेल्टा बी मिक्स होगा वो भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स होगा उसकी वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी। ये बात सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आई? इसके बाद हाँ बिल्कुल, इसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई एग्जाम्पल थोड़ा समझा जाए अच्छे से। तो एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा कुछ भी ऐसा है नहीं इसमें कुछ खास, आप इसका बनाओ स्ट्रक्चर। यहाँ बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका हो गया है C2H5 एल्काइल पार्ट। यहाँ पे आपका ये था बेटा एन हेप्टेन, ठीक है, लिख लो आप एन हेप्टेन, ठीक है। एन हेप्टेन को हम बना सकते हैं तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, नॉर्मल है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री वाले कार्बन एटम्स मिलेंगे आपको सिर्फ, नॉर्मल चेन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो कि जो बच्चों एल्कोहल है ये तो बच्चों कैसा है? पोलर है। भाई पोलरिटी मिलेगी ना प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा? डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। ये जो एन हेक्सेन है बेटा क्या ये पोलर होगा कभी? आप बताओ मुझे। नहीं ना, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं कहीं बच्चों पोलरिटी डेवलप कर रहा है। और वैसे भी पढ़ते हैं बच्चों पैराफिन्स, पैराफिन्स पैरम लेस, पैरम का मतलब लेस, एफिनिटी का मतलब आपकी एक्टिविटी, रिएक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी रिएक्टिविटी लेस होती है उनको हम पैराफिन्स बोलते हैं, उनका नाम एल्केन होता है। तो इनकी एक्टिविटी पहले से लेस है, कोई पोलरिटी होगी नहीं, लेस पोलर। तो क्या इंट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में? नहीं होगा। तो क्या करेगा बेटा ये जो आपका एल्कोहल है ये अपने जैसे ही और अदर मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन करता रहेगा, इसे एन हेप्टेन के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो एक मॉलिक्यूल और बना लो आप यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन C2H5, यस। ये बच्चों बना दिया मैंने, यहाँ पे डेल माइनस था तो इन दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग बन गई। तो तभी तो पढ़ते हैं कि एल्कोहल जो होते हैं वो आपस में बेटा क्या करते हैं? अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है। ये देखो एच बॉन्डिंग बन गई, इसी की वजह से बेटा यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो बच्चों ये देखो आपका एल्कोहल एल्कोहल से इंट्रैक्शन कर रहा है, इस एन हेप्टेन से इंट्रैक्शन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे जो आपका जो इंट्रैक्शन हम लोग बात कर रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की बात कर रहे थे, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। अगर वेपर प्रेशर बेटा बढ़ गया तो डेफिनेटली बेटा ये कौन सा केस हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन का। अरे समझ में आया? बिल्कुल दिमाग में गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया होगा, अच्छे से गया होगा एकदम मस्त तरीके से। आया बेटा आंसर सभी को? थ्योरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्वेश्चन आते हैं यहीं से। तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ तो बेटा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन ले लो x, इधर बच्चों ले लो आप Pa, इधर ले लो आप Pb। ग्राफ हो बेटा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ बच्चों ग्राफ क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ये होगा ना ग्राफ रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब बेटा पॉजिटिव डेविएशन होगा तो भाई ग्राफ क्या होगा? हल्का सा ऊपर, जो ये लाइन दिख रही है ना ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट करेगी। कैसे? भाई जो नीचे वाली जो येलो कलर की जो लाइन दिख रही थी, ठीक है, ये हल्की ऊपर शिफ्ट करेगी, ये कुछ ऐसा चला जाएगा इस तरीके से हल्का सा ऊपर। पॉजिटिव हुआ ना पॉजिटिव डेविएशन, वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के आएगी। इसकी बात करेंगे तो इसका भी ग्राफ बच्चों क्या होगा? हल्का सा ऊपर उठ के जाएगा इस तरीके से, ये भी कर्व ऊपर। अगर दोनों का बच्चों कर्व की वैल्यू ऊपर चली गई तो रिजल्टेंट जो पीटी होगा उसका भी बेटा ऊपर शिफ्ट होगा ना कुछ इस तरीके से। अरे बताओ भाई, अरे समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? बहुत सही, बिल्कुल। तो आप इसको रिजल्टेंट यहाँ बना लो इस तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ इसको ऐसे ऊपर इस तरीके से, ठीक है, बाकी इसको इस तरीके से, और रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से। हाँ इस तरीके से बना लो, ठीक है। बाकी आप डैश 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 करके जो भी बनाना है
रॉल्स लॉ को फॉलो करवा दो, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे हो गया पॉजिटिव डेविएशन का प्रॉपर ग्राफ। आसान है बिल्कुल। चलो भाई गुड। अब चलते हैं बेटा थ्योरेटिकल वैल्यूज की तरफ, ठीक है। तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाए। तो देखो बेटा यहाँ पे जो पीएस जो होगा, जो आपका थ्योरेटिकल होगा, वो आपका एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में जो आपका प्रेशर निकल के आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी थ्योरेटिकल वाले, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड, अरे समझ में आ रहा है सभी, बताओ भाई सही लिखा है ये। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है भाई, थ्योरेटिकल तो अपन निकालते हैं ना, जो पीएस मैंने वैल्यू लिखी है थ्योरेटिकली तो है कि रिजल्ट। अच्छा अब इसको आप ऐसे समझो, मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बोलता हूँ। ये जो पीएस वैल्यू का मतलब क्या है, पीएस का मतलब पीटी, पीएस को अपन पीटी बोल सकते हैं, पीएस का मतलब है सॉल्यूशन का प्रेशर जो रिजल्टेंट होगा। तो पीटी की वैल्यू क्या कम होगी आपकी एक्सपेरिमेंट से, बताओ बच्चों। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको आप ऐसे मत समझो, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, उसको और आसान तरीके से समझो आप। इसको मैं और सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। मैं अगर बच्चों यहाँ पे लिखूं, ध्यान दो, अगर मैं लिखूं पी एक्सपेरिमेंटल दैट इज ग्रेटर देन पीएस, जहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पी एक्सपेरिमेंटल और पीएस, पीएस अपन निकालते हैं तो मतलब ये होता है पी ए नॉट इंटू एक्स प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब ये बात समझ में आ रही है। तो भाई पीएस की वैल्यू पी एक्सपेरिमेंट, पीएस बेटा आपका ये है, ये जो हम लोगों ने यहाँ से लिखी है जो वैल्यूज लिखी हैं जो पी एक्सपेरिमेंटल है, बिल्कुल बेटा। जो थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका इस केस के अंदर नॉन नेटल वाले केस में पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से आपको जो वैल्यू निकल के आ रही थी, अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा सा कि भाई रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारा कर्व ये आना चाहिए, ये आना चाहिए था, ये आपकी पीटी की वैल्यू होती है। अरे यही तो पीटी होता है, यही तो पीएस होता है जो ये लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यूज लिखी है। ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ था, तो ऊपर शिफ्ट होने का मतलब वो एक्सपेरिमेंटल डाटा, वो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही थी रॉल्स लॉ से, तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी अधिक होगी। इसलिए बच्चों पी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है आपका, अधिक होता है पीएस से। वो पीएस का मतलब है कि आपका प्योर रॉल्स लॉ फॉलो किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आती है दिस इज कॉल्ड पीएस। तो पी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू हमेशा अधिक होगी पीएस से। पीएस का मतलब बेटा वो रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो किया है। अब ये बात समझ में आई। अरे बताओ भाई, तो पीए, अगर पीए में ए कंपोनेंट को लेके बोलूं और इसके एक्सपेरिमेंटल डाटा को लेके बोलूं तो ये भी वैल्यू बच्चों देखी होगी किससे, पी नॉट इंटू एक्स से। अरे भाई रॉल्स लॉ की टर्म को लेके बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट तो अधिक ही होगा। नेक्स्ट बच्चों में पीवी के साथ बात करूं, दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल, तो इसकी वैल्यू भी बच्चों अधिक होगी आपकी पीवी नॉट इंटू एक्सबी से। अरे बताओ भाई क्लियर हो रहा है सभी को, अरे क्लियर हुआ सभी को पॉजिटिव डेविएशन। आगे चलते हैं। यस, तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन की तरफ आपको काफी चीजें समझ में आई, ग्राफ समझ में आ गया। तो फटाफट से हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को लेके एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं और नेगेटिव डेविएशन को लेके भी। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर बच्चों हम लोगों ने पहले पॉइंट के बारे में बात करी कि इसका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू अधिक होगी बच्चा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डेल्टा एच मिक्स की जो वैल्यू होगी इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। इसी तरीके से बच्चों हम बात करें डेल्टा बी मिक्स, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होगी। नेक्स्ट बच्चों इंट्रैक्शन ए और ए का इंट्रैक्शन एंड बी और बी का इंट्रैक्शन, इसकी वैल्यू बच्चों अधिक होगी आपकी ए बी के इंट्रैक्शन से, ए बी इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात कर सकते हैं कि इसका जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कैलकुलेटेड से कम होगी, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार कर लो इसको। एग्जाम्पल बच्चों इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे मैं याद करना आपको सिखाऊंगा बाद में, पहले इसके मैं कॉमन एग्जाम्पल ही लेता हूँ, आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है, कैसे आप याद रख बेटा। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं पहचानने को कि बताओ कौन सा पेयर ऐसा है जो पॉजिटिव को शो कर रहा है, कौन सा नेगेटिव को शो कर रहा है। पहला CCl4 के साथ क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। CCl4 के साथ आपका जो एंजाइटी में दे रखे हैं बस उतनी ध्यान रखना, उससे अधिक ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और किसी को याद भी नहीं होता, यही फैक्ट है, ठीक है।
एनसीईआरटी वाले याद कर लेना, बस उसी के बीच थोड़ा क्वेश्चंस आते हैं। बेंजीन के साथ CCl4 में वही लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसमें एक स्पेशल आता है, एथनॉल के साथ आपका एसीटोन, ठीक है, मतलब C2H5OH के साथ आता है एसीटोन, ठीक है, वो भी आपका इसी एग्जाम्पल होता है। और बच्चों कुछ एग्जांपल्स की बात कर देते हैं, तो आपका C2H5OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम को लेके बात करते हैं, बताऊंगा। फिनॉल के साथ बच्चों आता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, फिनॉल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड प्लस बेंजीन के साथ एसीटोन आता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन इसके एग्जांपल्स हैं। और बाकी आपको एक तो बात पता ही है कि जो डेल्टा एस मिक्स है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये तो बेटा वैल्यू आपकी यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन को लेके। नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर बच्चों आपकी कंडीशन से चेंज हो जाएंगी पॉजिटिव के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा इट इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। सेकेंड बात करते हैं डेल्टा एच मिक्स, इसकी वैल्यू लेस देन 0। नेक्स्ट बच्चों डेल्टा बी मिक्स, इट इज ऑल्सो लेस देन 0। इंट्रैक्शन बच्चों बात करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, जैसे प्योर स्टेट में ए और ए का इंट्रैक्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी किससे, आपके ए और ए के इंट्रैक्शन एंड बी और बी के इंट्रैक्शन से। अभी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सभी को? ओके। इसके बाद बच्चों जो आपका ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या अधिक हो जाती है बेटा, कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। बाकी इसके साथ कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे बच्चों क्लोरोफॉर्म, इसके साथ आपका एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों आपका नाइट्रिक एसिड, जैसे आपका फिनॉल, फिनॉल के साथ आपका एनिलीन, याद करना सिखाऊंगा मैं इनको, ठीक है, टेंशन मत लो। वाटर मॉलिक्यूल के साथ HCl, क्लोरोफॉर्म के साथ बच्चों आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आप क्लोरोफॉर्म के साथ बच्चों एनिलीन, क्लोरोफॉर्म के साथ आपका एनिलीन हो गया, ठीक है, ये भी इस एग्जांपल है, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बाकी बच्चों नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ तो इसका बिल्कुल आसान है कि भाई ये तो आपका जा रहा है बेटा आपका आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी का, ठीक है। इसमें नेगेटिव में बेटा क्या होगा, नेगेटिव में ग्राफ कुछ यूं शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ नीचे की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल, ग्राफ आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग में, बिल्कुल ये मोल फ्रैक्शन हो गया। बाकी बच्चों यहाँ पे आप पीए ले लो, यहाँ पे आप पी भी ले लो। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? यस, चलो गुड।